गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक ने ये यात्रा वृत्तांत व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, जिसमें उन्होंने परिवहन निगम की बसों की जर्जर हालत पर व्यंग्य किया है। जर्जर अर्थात खराब हालत पर व्यंग्य किया है। तो चलिए लेखक के साथ शुरू करते हैं बस की यात्रा। लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने इस बात को निश्चित किया कि शाम 4 बजे की हम बस से चलें, क्योंकि उन्हें पन्ना से सतना के लिए इसी कंपनी की बस जो है घंटे भर बाद मिलती है, जिससे वो जबलपुर की ट्रेन पकड़ सकते हैं और अगले दिन सुबह घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सभी को काम पर उपस्थित होना है। और इस तरह जैसे ही ये लोग बस स्टॉप पहुंचते हैं तो उन्हें क्या सुझाव दिया जाता है कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं, प्रश्न उठता है उनके मन में। और लेखक जो है कुछ विशेषणों का प्रयोग करते हैं उस बस के लिए। वे कहते हैं कि क्या बस डाकिन है, कभी उसे जर्जर कहते हैं या वयोवृद्ध कहते हैं, अनुभवी मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, पूजा के योग्य भी मानते हैं उसे। कारण क्या है इन सब विशेषणों के प्रयोग का कि जब उन्होंने बस को देखा तो बस के प्रति मन में एक श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा, क्योंकि वो बहुत वयोवृद्ध थी, बहुत बूढ़ी अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों के जीवन के अनुभव के चिन्ह वो लेकर चल रही है। शायद लोग इसीलिए उससे यात्रा नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है, उसको कष्ट ना हो, इसलिए लेखक उसे पूजा के लायक भी मानते हैं। बस कंपनी के एक भागीदार भी इसी बस से जा रहे थे, तो लेखक उससे पूछते हैं, ये बस चलती भी है कि नहीं? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक कहते हैं, वही तो देखना चाहते हैं हम, ये अपने आप चलती है? वे बोले, हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब ये सब इधर उधर करने लगे। तभी उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, अरे डरो मत, चलो, बस तो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हमें। सभी मित्र बैठ गए। जो इन सभी मित्रों को छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे इनको अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें जैसे कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक बहाना ही तो चाहिए, एक साधन ही तो चाहिए। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन है और वे लोग बस के इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। खिड़कियों के शीशे बहुत कम थे और जो कुछ बचे हुए थे उनके टूट जाने का डर था, जिस कारण वो तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। कभी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सीट के नीचे इंजन है। बस जब चली तो उन्हें लगा कि शायद गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही होगी, तभी तो उसे ट्रेनिंग मिल रही हुई है कि किसी हिस्से से सहयोग नहीं करना है। यानी सब हिस्से उन्हें अलग अलग तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। अब कभी उन्हें महसूस होता कि सीट जो है बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को त्याग कर बॉडी आगे भागी जा रही है। और 8-10 मील चलने के बाद तो सारे भेदभाव समाप्त हो गए और ये नहीं समझ में आता था कि वो लोग सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। तभी अचानक बस रुक जाती है। पता चलता है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसको बगल में रखा और अब वो नली डालकर इंजन में उसे डालने लगे। अब लेखक उम्मीद कर रहे थे कि कुछ देर में बाद बस कंपनी के हिस्सेदार आएंगे और इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, और जैसे बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है वैसे वो उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अब बस चली
तो उसकी गति, उसकी स्पीड 15-20 मील हो गई थी। और अब लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था अभी ब्रेक फेल हो जाएगा, नहीं स्टीयरिंग टूट जाएगा। प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य जिन्हें देखकर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, आज वही सब दृश्य उन्हें डरा रहे थे। दोनों ओर हरे हरे पेड़ वृक्ष थे और ये पेड़ उन्हें अपने शत्रु के समान लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था जो भी पेड़ आया अब बस इससे टकराई, अब बस इससे टकराई। और कभी झील दिखाई देती तो लगता अभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और ये बस उस झील में गोता लगा जाएगी। तभी अचानक फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह के उपाय किए लेकिन वो चली नहीं। और कंपनी के हिस्सेदार क्या कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बहुत ही दयनीय लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी बिल्कुल थक कर बैठ गई हो। और लेखक कहता है कि हमें अपने पर ग्लानि की अनुभूति हो रही थी कि हम इस बेचारी पर चढ़कर चले आ रहे हैं। और उन्हें लगने लगा कि इस सुनसान जगह पर अगर इसका प्राणांत हो गया तो फिर हम इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसको कुछ सुधारा तो बस थोड़ी सी आगे बढ़ी। अब उसकी आँखों की ज्योति जाने लगी थी, यानी उसकी हेडलाइट्स कम होने लगी थी। अब वो चांदनी रात में रास्ते को टटोल टटोल कर रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी। और अगर आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो बिल्कुल किनारे खड़ी हो जाती, जैसे कह रही हो अरे निकल जाओ बेटी, अपनी तो हालत ही अब ऐसी नहीं रही। एक पुल के ऊपर पहुँचे कि तभी टायर पंचर हो गया और वह बहुत ज़ोर से हिलकर रुक गई। और अगर तेज़ गति पे होती तो शायद उछलकर नाले में गिर जाती। अब लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें टायरों की हालत मालूम थी। तब भी वे जान हथेली पर लेकर इसी बस से यात्रा कर रहे थे। और उन्हें लगा कि बलिदान की ऐसी भावना तो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इस आदमी के बलिदान और साहस की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का कोई नेता होना चाहिए था। यदि बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता दोनों बाहें फैलाकर हमारी प्रतीक्षा करते और क्या कहते, वह महान व्यक्ति आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर आगे बढ़ी। अब लेखक कहते हैं कि पन्ना पहुंचने की उम्मीद उन्होंने त्याग दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की आशा त्याग दी। और ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी बस इसी बस में बिताना है और इससे सीधे दूसरे लोक में चले जाना है। और लेखक की बेताबी, तनाव सब समाप्त हो गए थे और वो बहुत आराम से घर की तरह बैठ गए थे। चिंता नहीं रह गई थी। अब हंसी मजाक चालू हो गया था। यहाँ लेखक इस पार्ट को ख़त्म कर देता है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से उन्होंने एक समस्या को उठाया कि हमारी परिवहन समस्या जो है, परिवहन निगम की समस्या, उनकी बसों की हालत कैसी होती है और फिर भी हम लोग ऐसी बसों में सफ़र करते हैं।